नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद अखबारों की सुर्खियों में कहीं खो गई, लेकिन जिसका सीधा संबंध हमारे देश, हमारे भारत के सम्मान और हमारी बुद्धिमत्ता से है। यह कहानी 7 समुंदर पार फिलीपींस की है, लेकिन इसकी आत्मा भारतीय है। यह कहानी सिर्फ एक हवाई अड्डे की नहीं है। यह कहानी है व्यापार की उस समझ की जो हमारे खून में दौड़ती है। यह कहानी है यह साबित करने की कि कभी कभी जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सही समय पर पीछे हट जाना ही असली समझदारी होती है। जरा सोचिए, साल 2023 का पहला दिन था। पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, लेकिन फिलीपींस की राजधानी मनीला में मंजर कुछ और ही था। वहां का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जिसे वहां के लोग अपनी शान समझते थे, अचानक एक मछली बाजार में तब्दील हो गया था। हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, सब वहां फंसे हुए थे। न कोई विमान उड़ पा रहा था, न कोई उतर पा रहा था। आसमान एकदम खाली था, लेकिन जमीन पर चीख पुकार मची थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस तकनीक पर उन्हें भरोसा था, जिसे एक बहुत बड़े देश ने बरसों लगाकर बनाया था, उसने ऐन मौके पर धोखा दे दिया था। वह दृश्य देखकर पूरी दुनिया हैरान थी, लेकिन हम भारतीय, जो हर मुश्किल में अवसर तलाशना जानते हैं, हम इसे एक अलग नजर से देख रहे थे। फिलीपींस सरकार घबरा गई थी। उन्होंने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, अब हमें सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट हाथों की जरूरत है। उन्हें ऐसे लोगों की तलाश थी जो काम करना जानते हों, जिनके पास जादू की छड़ी हो। और जब दुनिया में हवाई अड्डों को बदलने की बात आती है, तो सबकी नजरें किसकी तरफ उठती हैं? जी हां, हमारे प्यारे भारत की तरफ। आपको याद है ना, हमारा दिल्ली का हवाई अड्डा पहले कैसा था, और आज देखिए। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में गिना जाता है। हैदराबाद का हवाई अड्डा देखिए, मखमल जैसा एहसास होता है वहां जाकर। यह सब किसने किया? यह सब हमारे अपने देश की कंपनी GMR ग्रुप ने किया। यह है भारतीय हुनर, यह है हमारी मिट्टी की ताकत। जब हम भारतीय कुछ ठान लेते हैं, तो हम पत्थर को भी हीरा बना देते हैं। तो जब फिलीपींस ने मदद की गुहार लगाई, तो भारत का शेर, हमारा GMR ग्रुप वहां पहुंचा। यह सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं थी, यह भारत के तिरंगे की शान की बात थी। हमारे इंजीनियर, हमारे हिसाब किताब लगाने वाले लोग, यह हम परती की चीजें मूद आग करती, सब वहां पहुंचे। उन्होंने उस हवाई अड्डे के कोने कोने को छान मारा। हमारे लोगों की एक खासियत है, हम हवा में बातें नहीं करते, हम पाई पाई का हिसाब लगाते हैं। हमारे खून में व्यापार है। हम जानते हैं कि 1 रुपये को 2 रुपये कैसे बनाना है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कब रुकना है। मुकाबला कड़ा था। दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज वहां जमा थे, लेकिन सबका ध्यान भारत पर था, क्योंकि सबको पता था कि अगर भारत वालों ने यह काम ले लिया, तो वे काया पलट कर देंगे। GMR ने अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत की। उन्होंने हिसाब लगाया कि इस पुराने, जर्जर हो चुके हवाई अड्डे को ठीक करने में कितना पैसा लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, और सबसे बड़ी बात, मुनाफा कैसे होगा। क्योंकि व्यापार सेवा है, लेकिन घाटे का सौदा व्यापार नहीं होता। यह बात हमारे बुजुर्ग हमें बचपन से सिखाते आए हैं। GMR ने अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम अपनी कमाई का 33% हिस्सा सरकार को देंगे। यह एक बहुत ही सम्मानजनक और सोचा समझा हुआ आंकड़ा था। यह वो आंकड़ा था जिसमें ईमानदारी थी। इसमें यह वादा था कि हम हवाई अड्डा भी बनाएंगे, यात्रियों को सुविधाएं भी देंगे और खुद भी 2 पैसे कमाएंगे, ताकि कंपनी आगे बढ़ सके। यह भारतीय ईमानदारी का सबूत था। हम झूठ नहीं बोलते, हम बढ़ा चढ़ाकर वादे नहीं करते जो पूरे न हो सकें। लेकिन तभी वहां कुछ अजीब हुआ। एक और समूह मैदान में आया। उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि हम 82% हिस्सा सरकार को देंगे। जरा सोचिए, 82%, यानी अगर वो 100 रुपये कमाएंगे, तो उसमें से 82 रुपये सरकार को दे देंगे और खुद सिर्फ 18 रुपये रखेंगे। क्या यह कोई व्यापार है? क्या कोई समझदार इंसान ऐसा सौदा करेगा? जब यह खबर आई, तो बहुत से लोग कहने लगे कि भारत हार गया, GMR पीछे रह गया। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको इस हार के पीछे की असली जीत दिखाना चाहता हूं। इसे हार नहीं कहते, इसे हार नहीं कहते, इसे कहते हैं बानिए की बुद्धि, इसे कहते हैं भारतीय विवेक। जरा सोचिए, अगर आप अपनी दुकान का 80% मुनाफा किसी और को दे देंगे, तो आप अपनी दुकान की मरम्मत कैसे कराएंगे? अपने कर्मचारियों को पगार कैसे देंगे? अपने घर में रोटी कैसे लेकर जाएंगे?
हमारे जीएमआर के अधिकारियों ने जब यह 82% का आंकड़ा सुना तो वे मुस्कुराए। वे घबराए नहीं, वे मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ गए थे कि सामने वाला जुआ खेल रहा है और हम भारतीय जुआ नहीं खेलते, हम व्यापार करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति बुरी होती है। जीएमआर ने वहां अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम भी जोश में आकर ऐसा ही कोई पागलपन भरा वादा कर दें तो हम ठेका तो ले लेंगे, नाम भी हो जाएगा, लेकिन कल को जब घाटा होगा तो हमारे देश की बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि भारतीय कंपनी काम पूरा नहीं कर पाई। इसलिए हमारे लोगों ने गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा रखा और उस पागलपन भरी दौड़ से बाहर रहना स्वीकार किया। उन्होंने साबित कर दिया कि भारत का व्यापारी लालच में अंधा नहीं होता, वह दूर की सोचता है, वह 10 साल आगे की सोचता है। आज जब हम यह देखते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया के मंच पर अपनी शर्तों पर खड़ी रहती हैं। दिल्ली और हैदराबाद के हवाई अड्डे आज भी शान से खड़े हैं। केंद्रीय से ज्यादा को इकी की जार है। यह गवाही देते हुए कि जब भारतीय काम करते हैं तो वे गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। हम सस्ते काम नहीं करते, हम बेहतरीन काम करते हैं। वह जो दूसरा समूह था जिसने इतना बड़ा वादा किया, वे अब एक बहुत बड़ी चुनौती में फंस गए हैं। उन्हें अब एक बहुत बड़ी तकनीकी लड़ाई लड़नी है और मजेदार बात यह है कि उस लड़ाई में भी उन्हें शायद किसी न किसी रूप में हमारी मदद की या हमारे जैसे दिमाग की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में वहां अंदर क्या चल रहा था। हवाई अड्डा चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह सिर्फ जहाज उड़ाना नहीं है, यह लाखों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जब आप और हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो हम अपनी जान उन लोगों के हाथ में सौंप देते हैं जो जमीन पर बैठकर सिस्टम चला रहे होते हैं। और इस मामले में भारत का कोई सानी नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। जीएमआर ने जब अपना प्रस्ताव बनाया था तो उसमें सिर्फ एंट गारे की बात नहीं थी, उसमें बात थी आत्मा की, भारतीय अतिथि देवो भव की परंपरा की। हम चाहते थे कि जब कोई यात्री मनीला में उतरे तो उसे वही अपनापन मिले जो भारत में मिलता है। लेकिन सामने वाले ने सिर्फ पैसों की बोली लगाई, और यही फर्क होता है एक व्यापारी और एक जुआरी में। मैं आपको अपने गांव की एक कहानी सुनाता हूं जो इस स्थिति से बहुत मिलती जुलती है। हमारे गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे 2 हलवाई अपनी दुकान लगाते थे। एक था हमारा रामू काका जो शुद्ध घी की जलेबियां बनाता था। दाम थोड़े ज्यादा थे लेकिन स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। दूसरा एक नया लड़का आया, उसने कहा मैं आधे दाम में जलेबी दूंगा। भीड़ वहां टूट पड़ी। रामू काका चुपचाप अपना काम करते रहे। लोगों ने कहा रामू काका आप भी दाम कम कर दो वरना आपकी दुकान बंद हो जाएगी। रामू काका ने हंसकर कहा बेटा अगर मैं दाम कम करूंगा तो मुझे घी में मिलावट करनी पड़ेगी और मैं अपने ग्राहकों को जहर नहीं खिला सकता। मैं कम बेचूंगा लेकिन शुद्ध बेचूंगा। कुछ ही दिनों बाद उस नए लड़के की जलेबियों से लोग बीमार पड़ने लगे। पता चला कि वह खराब तेल इस्तेमाल कर रहा था। उसकी दुकान बंद हो गई और लोग वापस रामू काका के पास आए, उनसे माफी मांगी। आज जीएमआर वही रामू काका है और वह दूसरा समूह जिसने 82% का वादा किया है वह उस नए लड़के जैसा है। समय बताएगा कि किसका फैसला सही था, लेकिन आज हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारत ने अपनी गुणवत्ता और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि भले ही ठेका किसी और को मिला हो, लेकिन उस हवाई अड्डे को चलाने के लिए जिस तकनीक, जिस दिमाग की जरूरत है वह कहीं ना कहीं भारत से ही जुड़ी हुई है। दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, तकनीकी दुनिया में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की है तो उसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम सबसे अमीर बन जाएंगे। उसका मतलब यह है कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि सही तरीके से, नैतिकता के साथ और समझदारी के साथ काम कैसे किया जाता है। जीएमआर का यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे ना कहना भी एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस दूसरे समूह ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया और भारत के पास और कौन से ऐसे हथियार हैं जो भविष्य में ऐसी बाजी पलट सकते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। यह समझने की
कि कैसे भारत अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर भी आसमान छू रहा है। हमारी ताकत सिर्फ हमारी संख्या नहीं है, हमारी ताकत है हमारा धैर्य, हमारा संयम। जैसे एक शिकारी शेर शिकार करने से पहले घंटों तक शांत होकर बैठता है, वैसे ही भारतीय व्यापारी सही मौके का इंतजार करता है। हमने फिलीपींस में जल्दबाजी नहीं दिखाई, हमने संयम दिखाया, और यही संयम हमें महान बनाता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे दुनिया भर के देश अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए, अपने रास्तों के लिए, अपने पुलों के लिए और अपने हवाई अड्डों के लिए भारत की तरफ देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि भारत वाले सिर्फ काम पूरा नहीं करते, वे दिल जीतते हैं, और वे कभी भी ऐसा वादा नहीं करते जिससे बाद में मुकरना पड़े। इस कहानी के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस हवाई अड्डे के अंदर की असली लड़ाई शुरू हुई और कैसे वहां भी भारतीय मेधा, भारतीय बुद्धिमत्ता की छाप दिखाई दी। हम बात करेंगे कि कैसे तकनीक की दुनिया में भारत ने चुपचाप अपनी जगह बना ली है, बिना शोर मचाए। मित्रों, बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी तो अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां हमें यह समझना होगा कि दुनिया जिसे जीत कह रही है, वह असल में एक बहुत बड़ी भूल भुलैया हो सकती है। हमारे पूर्वज महाभारत में चक्रव्यूह की बात करते थे। चक्रव्यूह में घुसना आसान होता है, लेकिन उससे बाहर निकलना बिना नुकसान उठाए, यह सिर्फ अर्जुन या अभिमन्यु जैसा योद्धा ही जानता है। फिलीपींस के उस हवाई अड्डे की नीलामी, वह 82% का वादा, वह और कुछ नहीं, बस आधुनिक युग का एक चक्रव्यूह है। और हमारे भारत का जीएमआर समूह, वह उस योद्धा की तरह है जिसने उस चक्रव्यूह के द्वार पर ही खड़े होकर उसकी रचना को समझ लिया और अंदर कदम न रखकर अपनी सेना को बचा लिया। आइए उस 82% के मायाजाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक साधारण किसान की भाषा में बात करें। मान लीजिए आप एक खेत जोतते हैं, आप बीज खरीदते हैं, खाद डालते हैं, पानी देते हैं, आपके साथ दिन रात पसीना बहाते हैं, और जब फसल कटती है तो जमींदार आता है और कहता है, इस फसल का 82 हिस्सा मेरा है, तुम सिर्फ 18 हिस्से रख लो। आप क्या करेंगे? क्या उस 18 हिस्से में आप अगली बार के लिए बीज खरीद पाएंगे? क्या अपने बैलों को चारा खिला पाएंगे? क्या अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे? नहीं। अंत में आपको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। जीएमआर ने यही गणित लगाया। वे जानते थे कि हवाई अड्डा चलाना कोई समाज सेवा नहीं है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं, सफाई कर्मी से लेकर बड़े मैनेजर तक सबकी तनख्वाह देनी होती है। बिजली का बिल, मशीनों की मरम्मत, सुरक्षा का खर्च, यह सब कहां से आएगा? अगर आप अपनी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सरकार को दे देंगे तो आपके पास हवाई अड्डे को सुधारने के लिए क्या बचेगा? यही वह बिंदु है जहां भारतीय बुद्धिमत्ता चमकती है। दुनिया के दूसरे देश शायद बाजार हिस्सेदारी या मार्केट शेयर के पीछे भागते हैं। वे सिर्फ अपना झंडा गाड़ने के लिए नुकसान उठाने को तैयार हो जाते हैं। इसे वे जार देश के मिलते हैं पांच बाजार भी रणनीति कहते हैं, लेकिन हम भारतीय इसे अविवेक कहते हैं। हमारे यहां व्यापार का पहला नियम है लक्ष्मी का सम्मान। धन को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जीएमआर ने उस दिन बोली हारकर वास्तव में अपना भविष्य जीत लिया। उन्होंने अपने संसाधनों को सुरक्षित रखा ताकि वे भारत में और बेहतर काम कर सकें। जरा सोचिए, क्या यह बेहतर नहीं है कि हम अपनी ऊर्जा, अपना पैसा और अपना समय अपने देश को बनाने में लगाएं, बजाय इसके कि हम विदेश में जाकर एक ऐसा बोझ उठा लें जो हमें ही नीचे गिरा दे? आज उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, आंध्र प्रदेश में भोगापुरम एयरपोर्ट बन रहा है। ये सब कौन बना रहा है? ये सब भारतीय कंपनियां बना रही हैं। और वहां हम ऐसी शर्तें नहीं रखते जो हमारा गला घोंट दें। हम वहां अपनी शर्तों पर अपनी शान से काम करते हैं। अब एक और पहलू पर नजर डालते हैं जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिस पर हर भारतीय को गर्व से फूल जाना चाहिए। वह पहलू है तकनीक का। कहानी में कहा गया कि वह दूसरा समूह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस या AI लेकर आएगा। वे कह रहे हैं कि वे नई तकनीक से हवाई अड्डे का कायाकल्प कर देंगे। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठहरिए, जरा अपनी जेब से अपना फोन निकालिए। उसमें जो ऐप्स हैं उन्हें देखिए। दुनिया की बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों को देखिए, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई और बड़ी कंपनी। इन सबके दफ्तरों में, इनके कंप्यूटरों के पीछे असल दिमाग किसका है? वह दिमाग है भारतीय इंजीनियर का।
आज पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो या यूरोप या कोरिया, जब भी सॉफ्टवेयर या कोडिंग की बात आती है तो दुनिया भारत की तरफ देखती है। बेंगलुरु और हैदराबाद आज दुनिया की सिलिकॉन वैली को टक्कर दे रहे हैं। तो भले ही फिलीपींस में ठेका किसी और कंपनी को मिला हो, भले ही नाम किसी और देश का हो रहा हो, लेकिन एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उस सिस्टम को चलाने के लिए, उस AI को बनाने के लिए कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में भारतीय दिमाग का ही इस्तेमाल हो रहा होगा। यह है भारत की सॉफ्ट वूर या सौम्य शक्ति। हम ढोल नहीं पीटते, हम शोर नहीं मचाते, हम पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया के सिस्टम को चलाते हैं। हो सकता है कि हवाई अड्डे पर लगने वाले कैमरे किसी और देश के हों, लेकिन उन कैमरों को जो बुद्धि मिलेगी, जो सॉफ्टवेयर उन्हें यह बताएगा कि भीड़ कहां है या सामान कहां जा रहा है, उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग में आपको भारतीय उंगलियों का जादू जरूर मिलेगा। GMR ने जब दिल्ली हवाई अड्डे का निर्माण किया तो उन्होंने सिर्फ एक इमारत नहीं खड़ी की, उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया। उन्होंने दिखाया कि भारतीय तकनीक और भारतीय प्रबंधन क्षमता जब मिलती है तो चमत्कार होता है। दिल्ली हवाई अड्डे पर आप देखते हैं कि कैसे मिनटों में आपका सामान पट्टे पर आ जाता है, कैसे हजारों लोग बिना किसी अफरा तफरी के सुरक्षा जांच पार कर लेते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह भारतीय प्रबंधन का कमाल है। जुगाड़ शब्द को दुनिया ने गलत समझा है। असल में जुगाड़ का मतलब है कम संसाधनों में सबसे बेहतरीन समाधान ढूंढना, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिलीपींस के उस प्रोजेक्ट में उस दूसरे समूह ने बहुत पैसा फेंकने का वादा किया है। वे अरबों खरबों रुपये लगाएंगे, लेकिन क्या पैसा सब कुछ खरीद सकता है? नहीं। पैसा अनुभव नहीं खरीद सकता, पैसा वह अपनापन नहीं खरीद सकता जो एक भारतीय सेवा में होता है। हमारे यहां सेवा को धर्म माना जाता है। जब कोई भारतीय कंपनी अस्पताल चलाती है या हवाई अड्डा चलाती है तो हम सिर्फ ग्राहक को ग्राहक नहीं मानते, हम उसे अतिथि मानते हैं। यह संस्कार हमारे खून में है। GMR जब पीछे हटा तो उन्होंने शायद यह भी सोचा होगा कि अगर हमारे पास पर्याप्त पैसा ही नहीं बचेगा तो हम अपने अतिथियों की सेवा कैसे करेंगे, हम उन्हें वह भारतीय अनुभव कैसे देंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। खराब सेवा देने से अच्छा है कि सेवा दी ही न जाए। यह स्वाभिमान है। रामायण में एक प्रसंग आता है जब रावण ने माता सीता का हरण करने के लिए मारीच को सोने का हिरण बनाकर भेजा था। वह हिरण बहुत सुंदर था, चमक रहा था, उसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता था, लेकिन वह हिरण असली नहीं था, वह एक छल था। फिलीपींस का वह प्रोजेक्ट और उससे मिलने वाला वह नाम उस स्वर्ण मृग जैसा ही था। वह चमक रहा था, लुभा रहा था। ले लो मुझे, दुनिया में नाम हो जाएगा, वह कह रहा था। लेकिन GMR के रूप में हमारे आधुनिक राम और लक्ष्मण ने उस हिरण के पीछे भागने से इनकार कर दिया। उन्होंने पहचान लिया कि यह चमक असली सोने की नहीं है। और आज जब हम यहां बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं तो हमें उन लोगों पर दया आनी चाहिए जो उस चमक के पीछे भाग गए, क्योंकि अब शुरू होगा असली इम्तिहान। जब वे उस हवाई अड्डे को संभालेंगे, जब पुरानी मशीनें टूटेंगी, जब कर्मचारी हड़ताल करेंगे, जब बारिश में छत टपकेगी, तब उन्हें याद आएगा कि उन्होंने सरकार को 82% देने का वादा किया है। तब उनकी जेब खाली होगी और वे हाथ मलेंगे। तब दुनिया कहेगी, देखो भारत वालों ने सही किया था। इतिहास गवाह है, भारत ने कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए। हम कछुए और खरगोश की कहानी में विश्वास करते हैं। हम कछुए हैं, हम धीरे चलते हैं, लेकिन हम लगातार चलते हैं और हम ही रेस जीतते हैं। 1990 के दशक में जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, तब भारत बचा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी बैंकिंग व्यवस्था, हमारी बचत करने की आदत ने हमें बचा लिया था। आज भी वही आदत हमें बचा रही है। GMR का यह फैसला सिर्फ एक कंपनी का फैसला नहीं है, यह नए भारत का प्रतीक है। एक ऐसा भारत जो अब पश्चिम की नकल नहीं करता, एक ऐसा भारत जो अपनी शर्तों पर दुनिया से आंख में आंख डालकर बात करता है। हम कहते हैं, अगर सौदा बराबरी का है तो हम करेंगे। अगर तुम हमें दबाने की कोशिश करोगे या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे तो हम हाथ जोड़कर निकल जाएंगे। यह आत्मविश्वास रातों रात नहीं आया है। यह पिछले 70 सालों की मेहनत, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे किसानों, हमारे शिक्षकों और हमारे व्यापारियों की तपस्या का फल है। आज का भारत जानता है कि उसकी कीमत क्या है। हम अब सस्ते मजदूर नहीं हैं, हम साझीदार हैं। सोचिए,
अगर जीएमआर ने वह प्रोजेक्ट ले लिया होता और घाटा खाया होता तो क्या होता? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आती, भारतीय कंपनी फेल हो गई, भारत प्रोजेक्ट नहीं संभाल पाया। इससे हमारे देश की छवि खराब होती, हमारे भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ता। जीएमआर ने अपनी नहीं, देश की साख बचाई है। उन्होंने एक छोटी लड़ाई हारी ताकि वे बड़ा युद्ध जीत सकें। अब आगे क्या? क्या भारत फिलीपींस से पूरी तरह बाहर हो गया है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने कहा, व्यापार के कई रास्ते होते हैं। सामने के दरवाजे से न सही, हम खिड़की से, रोशनदान से, हर जगह से मौजूद हैं। आज भी फिलीपींस के कई छात्र भारत में पढ़ने आते हैं। हमारी दवाइयां वहां जाती हैं, हमारी गाड़ियां वहां की सड़कों पर दौड़ती हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज, ये सब वहां घर घर में पहचाने जाने वाले नाम हैं। हवाई अड्डा सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा बाजार तो अभी भी हमारे लिए खुला है। और एक बात याद रखिए, समय का पहिया घूमता है। आज उन्होंने वह प्रोजेक्ट ले लिया है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब अनुबंध का पुनर्मूल्यांकन होगा, जब शर्तें बदलेंगी, तब कौन जानता है, हो सकता है तब तक भारत की स्थिति और भी मजबूत हो चुकी हो और हम वहां तारणहार बनकर दोबारा जाएं। लेकिन तब हम अपनी शर्तों पर जाएंगे। इस पूरी घटना से हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या सीख मिलती है? पहली सीख, चमकती हुई हर चीज सोना नहीं होती। विज्ञापनों और बड़े बड़े वादों के पीछे के सच को देखना सीखें। दूसरी सीख, अपनी क्षमता को पहचानें और कभी भी भावनाओं में बहकर ऐसे वादे न करें जिन्हें आप पूरा न कर सकें। तीसरी सीख, आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। घाटे का सौदा करके नाम कमाने से अच्छा है मुनाफे का सौदा करके शांति से रहना। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें अपने उद्यमियों पर, अपने व्यापारियों पर भरोसा रखना चाहिए। वे जो भी फैसला लेते हैं उसमें देश का हित छुपा होता है। जीएमआर ने हमें निराश नहीं किया, बल्कि हमें गर्व करने का एक और मौका दिया है। उन्होंने दिखाया है कि भारत का रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम झुकते नहीं हैं। अगले भाग में मैं आपको एक ऐसी दुनिया की सैर कराऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वह दुनिया है भविष्य के हवाई अड्डों की, और उस भविष्य में भारत की भूमिका क्या होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे हवाई अड्डे बन रहे हैं जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी सूरज की रोशनी से चलते हैं? कोचीन का हवाई अड्डा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। हम दुनिया को सिखा रहे हैं कि प्रकृति के साथ मिलकर विकास कैसे किया जाता है। वह दूसरा देश AI की बात करता है, हम प्रकृति और प्रगति के संतुलन की बात करते हैं, और अंत में जीत हमेशा संतुलन की ही होती है। कहानी अभी बाकी है। अभी तो हमें यह भी देखना है कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, कैसे हमारे छोटे शहरों से निकलकर युवा पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। यह हवाई अड्डा तो बस एक बहाना है। असल में हमें भारत की उस महान गाथा को समझना है जो अब लिखी जा रही है। मित्रों, अब तक हमने बात की कि कैसे हमने एक घाटे के सौदे से खुद को बचाया, लेकिन आज की चर्चा का अंत मैं एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जो आपका सीना गर्व से और भी चौड़ा कर देगी। दुनिया वाले जिस तकनीक और मशीनों का ढोल पीट रहे हैं, भारत उससे बहुत आगे की सोच रहा है। वे लोग आज की बात कर रहे हैं, हम आने वाले 100 सालों की बात कर रहे हैं। फिलीपींस के उस हवाई अड्डे पर जो नई कंपनी आई है, वह वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगाएगी, बिजली का भारी भरकम बिल आएगा और प्रदूषण बढ़ेगा। इसे वे विकास कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली विकास क्या है? असली विकास वह है जो हमारे दक्षिण भारत के केरल राज्य में हुआ है। क्या आपने कोचीन हवाई अड्डे का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। यह दुनिया का, जी हां, पूरी दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से चलता है। वहां बिजली का बिल 0 आता है। जब पूरी दुनिया बिजली के लिए कोयला जला रही थी, तब हमारे भारतीय इंजीनियरों ने सोचा, क्यों ना हम सूर्य देवता की शक्ति का उपयोग करें। यह है भारतीय दिमाग, यह है वह जुगाड़ जिसे दुनिया अब इनोवेशन कहकर सलाम करती है। फिलीपींस में जो लोग गए हैं, वे वहां पैसा कमाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन कोचीन मॉडल ने दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। आज संयुक्त राष्ट्र से लेकर बड़े बड़े पश्चिमी देश हमारे कोचीन हवाई अड्डे को देखने आते हैं। वे अपनी डायरी में नोट करते हैं कि भारत वालों ने यह बात तक करता है, चमत्कार कैसे किया। वे हमसे सीखते हैं। तो बताइए, असली गुरु कौन हुआ?
वे जो दूसरों की नकल करके मशीनें लगा रहे हैं, या हम जिन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर चलने का रास्ता खोजा? GMR समूह जिसने फिलीपींस के प्रोजेक्ट को ना कहा, वह भी इसी विचारधारा का हिस्सा है। हमारे उद्योगपति जानते हैं कि भविष्य महंगी चीजों का नहीं बल्कि टिकाऊ चीजों का है। आज हम हारकर भी जीत गए क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के दिखावे में नहीं लगाया। अब जरा अपने देश के युवाओं की तरफ देखिए। यह कहानी सिर्फ हवाई अड्डों की नहीं है, यह कहानी है हमारे बच्चों की प्रतिभा की। आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को कौन चला रहा है? अमेरिका की वो कंपनियां जिनके नाम के बिना इंटरनेट नहीं चलता, उनके सबसे ऊंचे पदों पर कौन बैठा है? हमारे भारत के बेटे बैठे हैं। वे कंपनियां विदेशी हो सकती हैं, लेकिन उनका दिमाग, उनका दिल और उनकी धड़कन भारतीय है। जब भी कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तो उसके नेविगेशन सिस्टम में, उसके राडार में कहीं ना कहीं किसी भारतीय इंजीनियर की मेहनत छिपी होती है। हम खाने में नमक की तरह हैं। नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना भोजन का कोई स्वाद नहीं होता। ठीक वैसे ही आज की आधुनिक दुनिया में भारत नमक है। हमारे बिना दुनिया का स्वाद फीका है। हमारे बिना दुनिया का तंत्र चल नहीं सकता। इसलिए फिलीपींस में एक ठेका न मिलने से हमें निराश होने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुश होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ईश्वर चाहता है कि हम अपनी शक्ति किसी और बड़े काम में लगाएं। शायद नियति चाहती है कि हम दुनिया को सिर्फ हवाई अड्डे चलाना न सिखाएं, बल्कि दुनिया को जीने का सही तरीका सिखाएं। हम वो देश हैं जिसने दुनिया को शून्य दिया। बिना शून्य के गणित नहीं होता और बिना गणित के कंप्यूटर नहीं बनते। तो जिस कंप्यूटर और AI पर वे इतना इतरा रहे हैं, उसकी जड़ में तो भारत ही बैठा है। जब भी वे अपनी स्क्रीन पर कुछ टाइप करेंगे, उन्हें अनजाने में ही सही भारत के बश्यों और गणितज्ञों को नमन करना पड़ेगा। आज भारत बदल रहा है। हम अब याचक नहीं हैं, हम दाता हैं। हम दुनिया से मदद नहीं मांगते, हम दुनिया की मदद करते हैं। जब कोरोना जैसी महामारी आई थी, तब हमने दुनिया को वैक्सीन मैत्री के जरिए जीवन दिया था। क्या यह किसी व्यापारिक सौदे से कम बड़ी बात है? व्यापार में पैसा कमाया जाता है, लेकिन हमने दुनिया का आशीर्वाद कमाया है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आशीर्वाद की पूंजी कभी खत्म नहीं होती। GMR और हमारे अन्य भारतीय समूहों ने यह साबित कर दिया है कि वे लालच में नहीं फंसते, वे सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। एक शेर जंगल में शिकार के लिए निकलता है तो वह हर जानवर के पीछे नहीं भागता। वह धैर्य रखता है, वह अपनी ताकत बचाता है और सही मौके पर ही झपट्टा मारता है। भारत आज वही शेर है। हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और जब हमारा समय आएगा, जो कि आ ही चुका है, तो दुनिया देखेगी कि असली विकास क्या होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि अरे भारत वह प्रोजेक्ट हार गया, तो आप मुस्कुराकर उनसे कहना, नहीं भाई, भारत हारा नहीं है। भारत ने बस एक खराब रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया है। उन्हें बताइएगा कि हम वो लोग हैं जो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। हमें किसी और के बनाए हुए सोने के पिंजरे की जरूरत नहीं है। इस कहानी का अंत मैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ करना चाहता हूं। हमारे देश में कहावत है, सांच को आंच नहीं, यानी सच्चाई को आग भी नहीं जला सकती। हमारी सच्चाई यह है कि हम मेहनती हैं, हम बुद्धिमान हैं और हम ईमानदार हैं। फिलीपींस का वह हवाई अड्डा आज चमचमा रहा होगा, लेकिन कल जब वहां समस्याएं आएंगी तो उन्हें भारत की याद आएगी। तब तक हम अपने देश को, अपने भारत को इतना मजबूत बना लेंगे कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा देश हमारे दरवाजे पर कतार लगाकर खड़ा होगा। वे कहेंगे, हमें भारत जैसा बनना है, हमें भारत का साथ चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, अपनी भारतीयता पर गर्व कीजिए। हम एक महान सभ्यता के वारिस हैं। हवाई अड्डे आते जाते रहेंगे, ठेके मिलते और छूटते रहेंगे, लेकिन भारत का सम्मान, भारत का मस्तक हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। और यह तभी ऊंचा रहेगा जब हम और आप अपनी अपनी जगह पर ईमानदारी और समझदारी से काम करेंगे, जैसे GMR ने उस दिन किया। याद रखिए, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता, और भारत वह सूरज है जो अब अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया को रोशन करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।